उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द। दीपावली के आसपास कैबिनेट विस्तार की उम्मीद। पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा ऑपरेशन कालनेमी 2.0। सीएम धामी ने अधिकारी को दिए हैं आदेश। एक बार फिर फर्जी साधुओं पर होगा एक्शन। साधु के बेश में ढोंगियों के खिलाफ होगा एक्शन। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की आशंका जताई। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट। टिहरी में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर ठगी। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देश के कई राज्यों से कर चुके हैं करोड़ों की ठगी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। दीपावली के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है और दीपावली के आसपास कैबिनेट विस्तार की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द हो सकता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने संकेत भी दिए थे कि पितृपक्ष के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अब क्योंकि नवरात्र भी जा चुके हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब दीपावली से पहले कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से भी तस्वीर जो है वो कुल मिलाकर साफ हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि उत्तराखंड सरकार कब इसको लेकर ऐलान करेगी और ऐसे में आपको बता दें कि दीपावली के आसपास कैबिनेट विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बहुत जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार और सीएम धामी की कैबिनेट में हो सकता है कि नए चेहरे इस बार देखने को मिले या फिर कुछ ऐसे पुराने चेहरे जिन्हें एक बार फिर से दोबारा से जिम्मेदारी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी चेहरे हो सकते हैं जिन्हें कि कैबिनेट से यहां पर निकाला जा सकता है। अब देखना होगा कि आखिरकार कैबिनेट विस्तार में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। देखिए, शुभ दिन हमेशा ही होते हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए हमेशा शुभ दिन होते हैं और हमारे सरकार में मंत्री परिषद के कुछ पद रिक्त पहले से चल रहे हैं और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से उनकी वार्ता के बाद ही मुझे लगता है जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और कैबिनेट मंत्री कौन बनेंगे, कब बनेंगे, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही दीपावली से के आसपास जो है इसकी कैबिनेट के विस्तार की उम्मीद है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे से शुभांगी भट्ट हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अगर बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी इसको लेकर बयान आया था जब उन्होंने ये संकेत भी दिए थे कि केंद्र से तो पूरी चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन पितृपक्ष के बाद कभी भी विस्तार हो सकता है कैबिनेट का। अब क्योंकि नवरात्र भी जा चुके हैं, ऐसे में दीपावली से पहले उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। फिलहाल आपके पास में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, समय समय पर ये सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि आखिर कब कैबिनेट विस्तार तेज जो है प्रदेश के अंदर होगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री भी ये बयान दे चुके थे कि केंद्र से बातचीत के बाद जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी तो कैबिनेट विस्तार होगा। पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार होने की संभावना जताई जा रही थी, फिर नवरात्रों के बाद, लेकिन अभी तक जो है इस तरीके का कोई चीज नजर नहीं आ रही है। वहां पर लगातार चर्चा चल जरूर रही है, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि अभी कैबिनेट विस्तार होगा। हालांकि भाजपा की तरफ से ये बयान जो सामने आया है, उन्होंने कहा है कि दिवाली के आसपास कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोऑर्डिनेशन में है। फीडबैक लगातार वहां दिया जा रहा है कि आखिर जो पुराने मंत्री अभी हैं पदों पर, उनका क्या कुछ फीडबैक है, वो किस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर कितना और पार्टी के अंदर अपना कितना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारे विधायक ऐसे हैं जो इस रेस में है, कई बार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके और जिन लोगों की छवि अभी तक अच्छी रही है, जो पार्टी में अपना एक बड़ा योगदान देते हैं, जो हर जगह सक्रिय रहते हैं, तमाम फैक्टर्स को लेकर जो है इन विधायकों को मौका मिल सकता है मंत्री बनने का, क्योंकि कई सारे कुर्सियां जो है अभी खाली हैं और लंबे समय से खाली हैं। ऐसे में बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार होने की संभावना। लेकिन शुभांगी, ऐसे में सवाल ये भी बड़ा खड़ा होता है कि देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें, क्योंकि पुराने चेहरे हैं, अगर नए चेहरों को इस विस्तार में यहां पर लाया जाता है, यहां पर कैबिनेट की जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भी पद दिया जाता है इस दौरान, तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, 27 का चुनाव भी है, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि क्या पुराने चेहरों की कुछ की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाए।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि 2027 का चुनाव इस वक्त टारगेट है भाजपा के लिए और अब जब भी कैबिनेट विस्तार होगा वो तमाम चीजें, तमाम फैक्टर्स देखकर वो जो कुर्सियां, जो पद अभी खाली हैं उनको भरने का काम करेंगे। कई मंत्रीगण जो अभी पद में हैं, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर उन पर किसी तरीके के आरोप लगे हैं या अगर वो सक्रिय नहीं है तो जरूर उनको बदला जा सकता है, उनकी जगह नए चेहरों को लाया जा सकता है। और जो पद खाली है, जो कुर्सियां खाली है, वहां के लिए विधायकगण जो है लगातार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री या जो संगठन है वो लगातार ये देख रहा है कि आखिर कौन विधायक अभी पूरे प्रदेश के अंदर कैसा काम कर रहा है, कैसा सक्रिय है, पार्टी के अंदर कितना योगदान दे रहा है और क्या वो मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा सकता है। कई तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि जिस पर मंथन भी हो रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जा रहा है। जैसे केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी उसके तत्काल बाद यहाँ पर कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, दीपावली के आसपास कैबिनेट विस्तार की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। और चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के द्वारा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर देहरादून में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। देहरादून एल्मास उत्तराखंड प्रीमियर लीग यहां पर 2025 चैंपियनशिप का विजेता रहा। सभी खिलाड़ियों एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए सीएम धामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा उत्तराखंड प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीतने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई भी दी। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर जल्द शुरू होगा ऑपरेशन कालनेमी 2.0। सीएम धामी ने अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं। एक बार फिर फर्जी साधुओं पर रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा, लगाम लगती नजर आएगी। साधु के वेश में ढोंगियों के खिलाफ ये होगा एक्शन। सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों की अब शामत एक बार फिर से आने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कालनेमी 2.0 एक बार फिर से शुरू होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को ये आदेश भी दिए हैं और कुल मिलाकर साधु के वेश में ढोंगियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन उत्तराखंड में एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा। धार्मिक विश्वास की आड़ में अपराध बिल्कुल नहीं चलेगा और कुल मिलाकर इसको लेकर सच्चे संतों की मर्यादा के लिए यह अभियान है। और जो यहां पर वेश बदलकर साधु संत बनकर रह रहे हैं, आखिरकार उनके खिलाफ ये बड़ा अभियान, जिसमें ऑपरेशन कालनेमी 2.0 एक बार फिर से देखने को मिलेगा। जहां पर जो ढोंगी बाबा है उन पर अब उनकी शामत आने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अभियान के दौरान उनकी गिरफ्तारी होगी और ऐसे में पूरे तरीके से जांच भी शुरू होगी कि आखिरकार ये बाबा हैं भी या नहीं। क्योंकि तमाम ऐसे लोग भी देखे थे जब कालनेमी ऑपरेशन शुरू हुआ था और कुल मिलाकर इस दौरान ढोंगी बाबाओं के वेश में तमाम लोग देखने को मिले थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि कालनेमी ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है, मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि ये सनातन संस्कृति और उन साधु संत जो कि सही में साधु संत है उनके लिए भी एक बड़ा खिलवाड़ ये है और यही वजह है कि अब इस अभियान की एक बार फिर से शुरुआत। बिल्कुल देखिए, प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कालनेमी 2.0 एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में हमने देखा था कि हरिद्वार और देहरादून ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कालनेमी जो है वो नजर आए थे, जहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। और एक बार फिर से ये ऑपरेशन चलने जा रहा है क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो ढोंगी बाबा हैं, जो साधु संत के भेष में लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन पर अब एक्शन होता हुआ एक बार फिर से नजर आएगा। पिछले चरण की अगर हम बात करें तो 1100 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई, 5000 से ज्यादा कालनेमियों को लेकर पूछताछ भी की गई, 5000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन भी कराया गया और पूछताछ के लिए भी उनको बुलाया गया। और ऐसे में जो लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, जो झूठी बातें बनाकर साधु संत के भेष में आकर लोगों से पैसे लूटने का काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। और अब ये ऑपरेशन कालनेमी 2.0 जो शुरू होने जा रहा है, इसमें भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी क्योंकि हरिद्वार और देहरादून, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि हरिद्वार में धार्मिक नगरी है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग इस तरीके से वेशभूषा में रहते हैं, लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं। देहरादून के अंदर भी सबसे ज्यादा लोग इस तरीके के देखने को मिले थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो लोग भी इस तरीके से गलत तरीके से लोगों को लूटने का काम करेंगे, बाबाओं के भेष में जाकर लोगों को लूटने का काम करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल शुभांगी, और कई बार देखा भी है, चाहे वो हम जिहाद की बात कर ले, कुल मिलाकर
देहरादून क्योंकि देवभूमि है और वहां पर इस तरीके से जब साधु के वेश में ये लोग रहते हैं, सुरक्षा में भी एक बड़ी सेंध इनकी हो सकती है। कुल मिलाकर चाहे सुरक्षा की बात करें या जो साधु संत है उनकी गरिमा की बात करें, ऐसे में कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, देवों की भूमि है, और चाहे हम किसी भी जिले की बात करें, किसी भी हिस्से की बात करें, यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो वाकई यहाँ पर साधु संतों के तौर पर काम करते हैं, उनके आड़ में आकर जो लोग फर्जी बाबा बनकर आते हैं या उनकी वेशभूषा लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि यहाँ का जो धार्मिक और जो संस्कृति पे हमारे जो ठेस पहुंचाने का काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी देवभूमि जो है अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कल्चर के लिए जानी जाती है। और ऐसे में जो लोग बाहर से आकर कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी कई बार सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर से आकर ये वेशभूषा में आता है तो उसको पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा पर भी कई बार इससे ठेस पहुंच सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर एक बार फिर से ऑपरेशन कालनेमी 2.0 शुरू होने जा रहा है और अब चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की निगरानी रहेगी, सभी का दोबारा से सत्यापन किया जाएगा और जो लोग संदिग्ध होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं मौसम विभाग की, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का यू टर्न, यानी कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश का एक बार फिर से अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया है यह अलर्ट। 7 अक्टूबर तक बारिश, बर्फबारी का अलर्ट और कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट। पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत के लिए भी येलो अलर्ट। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में भी चेतावनी जारी की है, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की जहां पर संभावना। विकासनगर में बदलता मौसम का मिजाज, पचपादून में भी तेज गर्जना के साथ में बारिश। झमाझम आसमान में छाए हैं काले बादल और बारिश के साथ दिन की शुरुआत। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, यू टर्न इस दौरान मौसम का, जहां पर तमाम ऐसे जिले जहां पर की चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। और ऐसे में आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया बारिश का, क्योंकि जिस तरीके से बारिश और लगातार भूस्खलन से अब लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने यू टर्न कर दिया है। तो देखिए आखिरकार उत्तराखंड में मानसून का यू टर्न, कहां पर बरस सकते हैं बादल। देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, नैनीताल की बात करें। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तरकाशी ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है, पहले भी देखा था और एक बार फिर से अलर्ट जारी। उधम सिंह नगर, इसके अलावा अगर आपको बता दें कि कहां पर आफत आने वाली है, बागेश्वर, यहां पर भी हमने देखा था कि बीते समय पर किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई। और इसके अलावा पिथौरागढ़, ये भी देखिए अपने आप में बहुत ही संवेदनशील इलाका है, यहां पर भी सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते। चंपावत भी कुछ इसी तरीके का इलाका है, यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में भी हमने देखा था कि किस तरीके से देहरादून में पूरी सड़कें जलमग्न हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी। ऐसे में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी उसका असर देखने को मिलता है। और एक बार फिर से क्योंकि मौसम का यू टर्न इस बार मौसम ने लिया है, वैसे में देखना होगा कि कहां पर कहर बरपाता है। बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पहुंचे हैं राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने। कर्मचारियों के लिए बने सरकारी आवास का भी लोकार्पण किया है, वहीं प्रोफेसर और अन्य स्टाफ के लिए भी बन रहे आवासीय परिसर का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने कार्य की गुणवत्ता को भी अच्छे से परखा है और अच्छे से निरीक्षण भी किया है, गुणवत्ता किस तरीके की है इसको लेकर जानकारी उन्होंने ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने से यहाँ पर दीक्षांत समारोह में इसका लोकार्पण कराया जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पूरे देश में नेट में B+ की श्रेणी में आएगा और आने वाले समय में A+ की श्रेणी में लाना है। सेना और अर्धसेना के यहाँ पर भी तैनाती, जहां पर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें, लेकिन किसी भी कारण से अगर वो उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सेना के लोगों के लिए MOU साइन करने जा रहा है। ये पूरे देश में अब नेक में B+ आ गया है और हम चाहते हैं कि अगले 2 सालों में A+ आ जाए। इसके लिए जो यहाँ पे सुविधाएं चाहिए हम दे रहे हैं और हमारी सरकार ने अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी तक इस विश्वविद्यालय को दिए हैं। आज हमने यहाँ पे कुछ बिल्डिंगों का लोकार्पण भी किया है और जल्दी जब पूरी बिल्डिंगें बन जाएंगी तो मुख्यमंत्री जी और हम लोग इनके लोकार्पण पे एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी काम रखेंगे। कर्मचारियों के लिए बने सरकारी आवास का लोकार्पण यहां पर किया है धन सिंह रावत ने। और ऐसे में सेना के साथ मुक्त विश्वविद्यालय
करेगा यहाँ पर MOU साइन, जहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पहुंचे हैं धन सिंह रावत। और आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए बने सरकारी आवास का उन्होंने लोकार्पण किया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मशीनों की खरीदारी में भ्रष्टाचार, टेंडर प्रक्रिया में भी गड़बड़ी के आरोप यहां पर लगाए हैं। इसके साथ ही विभाग के ट्रांसफर पर भी इस दौरान सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह सरकार की छवि खराब करने की साजिश है। इसी को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला। मशीनों की खरीद में हुआ करोड़ों रुपए का घोटाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का सरकार पर वार। बीजेपी ने किया पलटवार, आरोपों को बताया निराधार। देवभूमि उत्तराखंड में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच स्वास्थ्य विभाग को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पहला बार कांग्रेस की तरफ से ही किया गया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें करण माहरा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य महकमे में बड़ा गड़बड़झाला किया और मशीनों की खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। करण माहरा ने आरोप लगाया कि सीटी स्कैन की मशीन और खून की जांच करने वाली वेन फाइंडर मशीन को वास्तविक दाम से काफी ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। मैं पूरे प्रपत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है। इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5 करोड़ 81 लाख के आसपास की मशीनें खरीद ली गई 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। MRI मशीन्स का दुरुपयोग भी है और CT स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया। किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्ठा खोला है। करण माहरा ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव पर दनादन सवाल दागे और आरोपों को लेकर जवाब मांगा। उसको मैंने उठाया। धन सिंह रावत जी की देखरेख में इस सरकार के सचिव ने एक बड़ा मामला ये किया है। हम चाहते हैं सभी मामलों की गंभीरता से जांच हो और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या इनके सचिव सामने आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। कांग्रेस की तरफ से किए गए वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया और सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और स्वास्थ्य विभाग में खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ। सब जानते हैं वित्त समिति होती है, क्रय समिति होती है, कई चैनल उसमें काम करते हैं, अनुमोदन लेना पड़ता है, उसके बाद खरीदारी होती है। एक आदमी खरीदारी नहीं करता है, यह मंत्री के स्तर से खरीदारी नहीं होती है, उसके लिए एक पूरी कमेटी होती है। ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। लेकिन इस तरह के आरोप लगाकर केवल सरकार की छवि धूमिल करने का एक इरादा है और बाकी कोई ऐसी बात नहीं इसमें। खैर, सियासी जंग तो चलती ही रहती है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या वाकई स्वास्थ्य विभाग के टेंडर में घोटाले की पटकथा लिखी गई? क्या वाकई मशीनों की खरीदारी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया? इसकी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर करवा चौथ के उपलक्ष्य में ब्राह्मण महिला सभा ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया है। ब्राह्मण महिला सभा के आह्वान पर रुद्रपुर स्थित सिटी क्लब में दर्जनों सुहागन महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। दीप प्रज्वलन और साथ ही गणेश वंदना के साथ ही महिलाओं ने जमकर थिरकना शुरू कर दिया है। रंगारंग कार्यक्रम में लोकगीत के साथ ही फिल्मी धुनों पर भी महिलाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। गीत संगीत के अलावा धर्म संस्कृति पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें सही उत्तर देने वाली महिलाओं को पुरस्कार देना और यहाँ पर सम्मानित भी किया गया।
में हम नारियों को इकट्ठा करके एक नारी शक्ति का वो करना चाहते हैं कि जिस प्रकार दूसरे समुदाय में भी कोई अग्रवाल सभा है, पंजाबी सभा है, उसी तरीके से हम ब्राह्मण सभा भी नारियों के लिए अलग से बनाना चाहते हैं और उसी के तहत ये कार्यक्रम हमने किया है। अभी हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है ये और हमारा सहयोग भी बहुत किया है ब्राह्मण सभा वालों ने। तो आगे हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर पाए, यही है कि नारियां एक हो, घर से बाहर निकलें और अपनी बातों को कह पाएं और लोगों को ये भी दिखाई दे कि हाँ, ब्राह्मण समाज भी कुछ कर सकता है। आज यह कार्यक्रम करवा चौथ कार्यक्रम ब्राह्मण महासभा के सहयोग से हो रहा है और इसमें सभी ब्राह्मण तथा सनातनी बहनों को आमंत्रित किया गया है। जैसा सब जानते हैं, करवा चौथ महापर्व है, अखंड सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसमें सभी बहनें पारंपरिक परिधानों में सज धज के 16 श्रृंगार करके आई हैं और हमारी यही कोशिश है कि महिलाओं के जीवन में सभी प्रकार की खुशियां हमेशा बनी रहें। इसमें बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुति दी है, इसके साथ साथ महिलाओं ने प्रस्तुति दी है, कुछ गेम्स एक्टिविटीज रखी गई हैं। आज ब्राह्मण महिला परिवार की तरफ से करवा चौथ प्रतियोगिता करवा चौथ उत्सव मनाया जा रहा है। सभी सनातन बहनों को इसमें आमंत्रित किया गया है और सुबह सबसे पहले गणेश वंदना का आयोजन हुआ, उसके बाद बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, नृत्य प्रस्तुति दी है, उसके बाद कुछ महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुति दी है। अभी कुछ गेम्स वगैरह आयोजित करने हैं और करवा चौथ क्वीन का भी आज यहाँ पे प्रतियोगिता रखी गई है। हमारी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। करवा चौथ का पर्व प्रति प्रेम दर्शाता और अगाध आस्था का और पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं बहुत ही आस्था के साथ इस त्योहार को करती हैं। 16 श्रृंगार के साथ साथ पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर और शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही अर्घ देकर और इस व्रत को खोलती हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि महिलाओं की जो अगाध आस्था है पति के प्रति, तो उनकी दीर्घायु हो। ब्राह्मण महिला सभा के द्वारा ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, ये ब्राह्मण महिलाओं और समस्त महिलाओं के लिए है। इसमें सब आकर के एंजॉय करें। अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रखे गए हैं, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति जो कि बहुत ही सुंदर और सबको मोह करने वाली है। और यहाँ पे जो आई महिलाएं, मैं सबसे पहले उनका अखंड सुहाग और उनको पति के साथ जीवन साथ रहने के शुभकामनाएं देती हूँ। इस त्योहार को जो हम लोग मनाते हैं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार है।